चलिए बेटा, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके द्वारा बनाए गए जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, कार्बन जो होता है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, आप जानते हैं 118 एलिमेंट्स अभी जो डिस्कवर हुए हैं उनमें से ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। बाकी क्यों नहीं बनाते उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे कि सिर्फ कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी कहां से आई कि वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है। मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर डिस्कवर येट, अभी तक लगभग मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन के डिस्कवर हो चुके हैं और ये डिस्कवरी कंटिन्यू प्रोसेस में चलती जा रही है। देखिए, कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा जो कार्बन है, कार्बन इज एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 6। और अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो इसका एटॉमिक मास है 12। ठीक है, और अगर इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ठीक है, कार्बन जो होता है बेटा वो एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है भी, कार्बन जो है उसका नाम कार्बन क्यों पड़ा? एक लैटिन वर्ड होता है, बेटा दैट इज कार्बो। ये वर्ड होता है कार्बो। कार्बो का मतलब जो होता है, कार्बो मीन्स कोल। ठीक है, इसका मतलब होता है कोल, और इसी से कार्बन का नाम पड़ा, क्योंकि जो कोल होता है उसके अंदर मैक्सिमम जो कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन होता है। कोल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बन, इसीलिए इसका नाम कार्बन पड़ा। तो देखिए, अब आगे चलते हैं बेटा। कार्बन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ऐसा क्यों भी? देखिए, हमारी लाइफ के लिए कार्बन कहां कहां यूज होता है। हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन प्लांट्स, इसके अलावा एनिमल्स, इन सभी के अंदर कार्बन के कंपाउंड होते हैं बेटा। ठीक है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, बनता है वो। ठीक है ना, हमारी पूरी बॉडी भी कार्बन के कंपाउंड से ही बनी हुई है। अगर मैं एग्जांपल लूं, देखिए ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, इसके अलावा प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ठीक है, फैट्स है, लिपिड्स हैं, कितने ही कंपाउंड्स के मैं नाम ले दूं, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, जिनसे हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो एक बार देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कार्बन के कंपाउंड्स का कहां कहां यूज करते हैं, क्या कहां कहां जरूरत होती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एसेंशियल हम कह सकते हैं लाइफ के लिए कंपोनेंट है, एलिमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, कहां कहां इसकी जरूरत हुई हमें। देखिए, यूज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन डेली लाइफ। कार्बन के कंपाउंड का कहां कहां यूज हो रहा है, एक बार हम देखते हैं। यूज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यूज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स का जो यूज है वो कहां कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं, हम अपने खाने से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इन फूड, सबसे पहले कहां पे? फूड के अंदर। जो आप खाना खाते हो उसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जैसे
जो आप ग्रेन्स, अनाज जो होता है, अनाज के दाने होते हैं, उनके अंदर कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंट इन ग्रेन्स। इसके अलावा शुगर है, आप यूज करते हो, इसमें भी कार्बन के कंपाउंड हैं। इसके अलावा फ्रूट्स आप देखिए, ठीक है ना, फ्रूट्स का आप यूज करते हैं, इनके अंदर भी कार्बन के कंपाउंड। चाय सुबह आप पीते हैं, टी, कॉफी आप पीते हैं बेटा, ठीक है ना, इन सभी के अंदर कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो ये तो एसेंशियल कंपोनेंट हो हमारे फूड का, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं बेटा फैब्रिक। खाने के बाद हमें पहनने की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? पहनने की जरूरत होती है। कपड़े जो हम पहनते हैं, देखिए बेटा वूल, इसके अंदर भी कार्बन होता है। सिल्क, इसमें भी कार्बन होता है। नायलॉन के कपड़े आप पहनते हो, उसमें भी कार्बन होता है। पॉलिस्टर, इसमें भी कार्बन होता है, ठीक है ना। तो सभी फैब्रिक्स के लिए यूज किए जाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए यूज होते हैं, सभी में कार्बन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मेडिसिन में मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, जो ज्यादातर मेडिसिन होती हैं वो कार्बन कंटेनिंग होती हैं। मेडिसिन बीमारी को ठीक करने के लिए, डिजीजेस को क्योर करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, उनके अंदर कार्बन होता है, ठीक है ना। इनके बगैर पॉसिबल नहीं है भी कंपाउंड्स मेडिसिन बनाना। तो कार्बन मोस्टली मेडिसिन के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। साथ में आप देखिए जो प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए अब एसेंशियल हो गया है, बर्तन हैं या जो व्हीकल्स हैं, कुछ भी हैं, अगर आप देखेंगे वायर्स हैं, प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर भी कार्बन होता है बेटा, ठीक है। रबर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है भी। रबर के अंदर कार्बन होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि भी ये कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फ्यूल है, फोजिल फ्यूल जो होता है, आप देखिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है, कार्बन नेचुरल गैस या एलपीजी गैस सिलेंडरों में जो भरी जाती है, वो सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई भी हमारी डेली लाइफ में कार्बन कहां कहां मौजूद है। अब आपको पता चल गया कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भी। अब देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है। तो बेटा देखिए कार्बन जो होता है, अभी मैंने बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास जो है वो 12 है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। आपको पता है ये जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? ए से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास किसी एटम का किससे मिलके बना है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसकी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, उन दोनों के जोड़ से बना है। तो ए दैट इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होता है भी, दीज आर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इसके अंदर प्रोटॉन है। तो P की वैल्यू क्या हुई? 6 प्लस न्यूट्रॉन n। तो भाई 12 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस n, इट मींस n इज आल्सो इक्वल टू 6। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसके अंदर बराबर हैं, ठीक है भी। चलिए यहां से हमें पता चला कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन कंटेन, कार्बन के अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, ठीक है। चलिए अब इसका एटॉमिक मॉडल बनाते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा था। ये इसकी न्यूक्लियस है बेटा, ये इसका फर्स्ट सेल है और ये इसका सपोज करो सेकंड सेल है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लियर है।
तो फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है? फर्स्ट सेल का नाम होता है बेटा K, अगर आपको याद नहीं है तो। अब दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दूसरी सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आप कैसे पहचानते हैं कि भाई इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं? ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, कौन सा होता है? 2n²। n जो होता है रिप्रेजेंट्स सेल नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर सेल फर्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट सेल है, ठीक है ना, कि कौन सी है? फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगाइए 2 × 1 का स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 2 आए। इसी प्रकार से ये आ जाती है हमारे पास L, n की वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है ना। ये सेकंड सेल है, तो इसका मतलब है 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 8। तो यहां से मैंने पहचाना कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अपने पास जो एलिमेंट है वो है कार्बन, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल ही कितनी है? 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली सेल में आ गए, और बाकी जो बचे वो कहां पे आएंगे? वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। भाई कितने बचे हैं? 2 के बाद 4 और बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये जो दूसरा सेल है बेटा, ये इसका आखिरी सेल भी होता है, ठीक है ना, कार्बन का। और जो सबसे लास्ट सेल होता है, क्योंकि यही इसका लास्ट सेल है, और हम कह सकते हैं बाहरी सेल, सबसे मतलब न्यूक्लियस से बाहर जो होता है यही सेल है। तो इसको बेटा कहते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। दी आउटरमोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल, ठीक है। अब देखिए, इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? तो आप देखिए, वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू 4। कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। अब मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही जोर क्यों दे रहा हूं? बेटा जब भी कोई एलिमेंट बॉन्डिंग करता है, वो चाहे किसी भी प्रकार से करे, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर आपस की साझेदारी करे, वो डिपेंड करता है इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इन्हीं इलेक्ट्रॉन के लॉस, गेन और शेयरिंग से कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। इसीलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर कितने हुए? 4 हुए, क्योंकि हम कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी। तो चलिए ठीक है, भी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन से कार्बन किस प्रकार से बॉन्डिंग करेगा? भाई 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, कार्बन के बॉन्ड बनाने के 2 ऑप्शन हो सकते हैं भी। एक एटम स्टेबल कब होगा? स्टेबल का मतलब है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कब नहीं करेगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग से पहले का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बेटा यहां पे, फिर हम इसको करेंगे कि भी ये बॉन्डिंग किस प्रकार से करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना बेटा। ऑक्टेट रूल, ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑक्टेट रूल। क्या है? ऑक्टेट रूल, ठीक है। क्या होता है भी ऑक्टेट रूल? इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी ऑक्टेट रूल की। तो आप देखिए, ऑक्टेट रूल होता क्या है? एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। प्रत्येक जो एटम होता है वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है by losing gaining और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे वो इन तीनों में से कुछ भी करे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों में से कुछ भी करे, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा, ऑक्टेट मीन्स having 8 electron in outermost cell,
सेल। अब समझ में आया भाई, आउटरमोस्ट सेल, ये आउटरमोस्ट सेल है भी कार्बन की, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अगर 8 है तो फिर इस कार्बन के एटम को ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता, ना किसी से लेने की आवश्यकता, इसका मतलब ये स्टेबल रहेगा। अनस्टेबल कब कहा जाएगा? या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे, या दूसरे को ले, या फिर शेयरिंग कराए, दूसरे के साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराए, तो ये अनस्टेबल हुआ ना। स्टेबल कब होगा? जब ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और कब नहीं करेगा? जब इसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं बेटा। फिर से समझ लीजिए, ऑक्टेट रूल का मतलब है प्रत्येक एटम अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिससे वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके। ये काम अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये काम वो इलेक्ट्रॉन के लूजिंग से कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देके कर सकता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके कर सकता है, या अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ साझेदारी करके कर सकता है। बात समझ आई? अब यहां पे देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटा। वो क्या वो लूज करेगा, क्या वो गेन करेगा, या फिर वो शेयरिंग करेगा? स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जो कार्बन होता है पहले 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं करेगा। कार्बन नाइदर लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ना तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नोर गेन इलेक्ट्रॉन, ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसका रीजन क्या होता है बेटा? देखिए, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले कार्बन का जो साइज होता है, इसका जो रीजन है वो बताता हूं मैं आपको। क्या रीजन होता है इसका? पहला रीजन है बेटा, साइज ऑफ कार्बन एटम इज स्मॉल। कार्बन एटम का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। इससे क्या फर्क पड़ गया अभी? देखिए, ये साइज है, सपोज करिए फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, ठीक है, और इस सेकंड सेल के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं बात कर रहा हूं कि भाई क्या ये लूज करेगा या गेन करेगा? मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं कि ये लूज क्यों नहीं करता। मैंने कहा ना कि ना तो लूज करेगा ना ही गेन करेगा, तो ये लूज क्यों नहीं करता? बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, और जिसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलंबियन इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन या कोलंबियन इंट्रैक्शन बोलते हैं आप इसको, ठीक है ना। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी स्ट्रॉन्ग कार्बन के केस में स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो छोटा है। छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बहुत कम है। जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नजदीक होगा उतना ही इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जितना दूर चले जाएंगे इंट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। क्योंकि साइज छोटा है तो ये दोनों नजदीक है, तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं होने देगी। अगर इसको जबरदस्ती कराना है तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पे देनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया जा सकता। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, और मुझे अगर 4 निकालने पड़ जाए तो चारों का जोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, उसके बाद इसको निकालूंगा तो सेकंड, फिर उसको निकालूंगा तो थर्ड, फोर्थ। चारों का जब जोड़ करूंगा तो ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इतना हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में पहला जो ऑप्शन है कि भाई ये लूज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं भाई, साइज इज स्मॉल, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। साइज इज स्मॉल, सो इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। सो इट कैन नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा?
लूज नहीं करेगा। चलिए बेटा दूसरा ऑप्शन आते हैं भी। दूसरा ऑप्शन अपना क्या है कि भाई अगर ये लूज नहीं कर सकता तो ये गेन करेगा क्या? चलो एक बार देखते हैं भी। सेकंड ऑप्शन है भी ऑप्शन नहीं, सेकंड रीजन। पहला रीजन कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, उसका रीजन बताया है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा रीजन है कि ये ना ही गेन करता है भी। गेन क्यों नहीं करता भी? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोलंबियन रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बोला है मैंने, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेटा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, और ये सपोज करो दूसरा सेल आ गया। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, और भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहा हूं। देखो लूज करने वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, अब गेन करने वाला देख रहे हैं। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा इसके अंदर, तो देखिए ये जो बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर भी कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। और नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव को आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये रिपल्सन करेगा, आसानी से इसको ऐड नहीं होने देगा इस एटम के अंदर। तो रिपल्सन बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको जबरदस्ती ऐड कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको ये करना पड़ेगा, जितना यहां पे रिपल्सन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना रिपल्सन हो रहा है उससे ज्यादा फोर्स आपको देना पड़ेगा। रिपल्सन से ज्यादा फोर्स यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को या फिर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देते हो तो ये ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है देखो, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला और ये वाला चारों इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। हमने मान लिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। चलिए ये इस प्रकार से मैं दिखा देता हूं कि भाई ये ऐड हो गया। पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस एटम के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब यदि फिर, क्योंकि बात तो अभी बनी नहीं, ऑक्टेट थोड़ी पूरा हुआ है, ऑक्टेट पूरा होगा जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अभी 5 हुए, 3 की और आवश्यकता है। अब फिर मैं नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, अभी देखिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव भी आ गया है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, मुझे उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और प्रत्येक स्टेप में ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता जाऊंगा रिपल्सन बढ़ता जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना। तो रिपल्सिव एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और यहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्स भी बहुत ज्यादा है। दोनों केस में ना तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और ना ही यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो ये दोनों ही बातें नहीं होगी कार्बन के केस में। तो भी फिर क्या करें अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए? अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कार्बन क्या करे? अब थर्ड ऑप्शन आता है बेटा। कार्बन क्या करता है? ना लूज करता है ना गेन करता है, वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ में साझेदारी करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग किस प्रकार से होगी एक बार आप देखिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने का, म्यूचुअल शेयरिंग का। देखिए अपने पास ये कार्बन है बेटा, और जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ध्यान रखना, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा क्या होगा? या तो आप डॉट से दिखाओगे। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो आप 4 डॉट इस प्रकार लगा दीजिए, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं बेटा, क्रॉस भी लगा सकते हैं ऐसे। ये क्रॉस और डॉट, एक क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा CH4 का। किसका एग्जांपल ले लेता हूं? CH4। क्या नाम भी इसका? मीथेन गैस है। ये मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, क्लियर सी बात है। अब देखिए इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग किस प्रकार से होगी? कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन,
इधर एक, इधर है एक, इधर है और एक इधर है। ठीक है, यहां कितनी हाइड्रोजन है? 4। ऐसे कर लेता हूं मैं, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ये दूसरी हाइड्रोजन भाई, ये तीसरी हाइड्रोजन बेटा, और ये 4th हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। हाइड्रोजन क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग में कराता है। अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में आ जाते हैं एग्जैक्टली बीच में। ठीक है ना, इसके भी एग्जैक्टली बीच में आ जाएंगे, इसके भी बीच में आ जाएंगे, इसके भी बीच में आ जाएंगे। अब देखिए कार्बन, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग के तो इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअल शेयरिंग में दिए हैं, तो इसके टोटल अब 8 पे इसका हक बन जाता है। मतलब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहला ही सेल और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 नहीं हो सकते पॉसिबल, क्योंकि उसके पास सेल नहीं है। और हाइड्रोजन के हर जगह 2 पूरे हो गए। क्लियर है ना? अब देखिए ये जो बॉन्ड बना बेटा, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, आपस की साझेदारी से बना है। और जब भी आपस की साझेदारी होगी तो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनेगा जिसको नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको समझिए आप, कोवेलेंट बॉन्ड CH4 के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना? अब इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा? देखिए ये वाला जो बॉन्ड है उसको एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक डैश लाइन से और इसको भी एक डैश लाइन से। इस प्रकार से ये हमारे पास बॉन्ड बन गया। अब ये होता है भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे एक बार डेफिनेशन दे देते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? बॉन्ड formed by mutual sharing of electron, mutual sharing of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड के। चलिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में ही देख लेते हैं बेटा। H2 के मॉलिक्यूल में आपको पता है एक हाइड्रोजन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी हाइड्रोजन उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में ज्वाइन करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? दोनों शेयरिंग में अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। बन गया? नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, Cl2 का मॉलिक्यूल क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। आप चेक करके देख लीजिए, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो पहले सेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे और तीसरे में 7। तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे दिखाऊं भाई? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, मैंने ये दिखा दिए। दूसरा क्लोरीन का एटम जो होगा उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई ऐसे दिखा दिए। जब शेयरिंग होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा, तो कैसे बन जाएगा? देखो क्लोरीन, दोनों ने शेयरिंग कर ली भाई, और ये क्लोरीन। अब 8 इसके हो गए बेटा और 8 ही इसके हो गए। तो अपने पास मॉलिक्यूल बना Cl और Cl। कौन सा बॉन्ड बना? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड बना। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल, ये तो सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। अब हम कुछ मल्टीपल बॉन्ड के एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा है आपने, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे O2 का जो मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसके पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 8। इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। के सेल में कितने होंगे? 2। L के अंदर होंगे 6। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ऑक्सीजन का केस है ये। किसका केस है? ऑक्सीजन का। तो वे ऑक्सीजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे और 2 यहां पे। दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम होगा,
इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, 2 की इसको आवश्यकता है, तो क्या करेंगे भाई, ये 2 शेयर ये कराएगा और ये 2 शेयर ये कराएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इसने शेयर करा दिए, 2 उसने शेयर करा दिए। समझ आ रहा है ना? अब देखिए 8 इसके पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड, दूसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूसरा, तो इसको बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है। N2 का मॉलिक्यूल ले लो भाई। क्या ले लेते हैं? N2 का। N2 का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका मतलब हुआ K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L के अंदर कितने बच गए? 5। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 की। तो देखिए नाइट्रोजन को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ऐसे। टोटल 5 हो गए। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी यही स्थिति रहेगी, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे शेयर करेगा, इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करेगा तीनों को। तो बॉन्ड बन गया अभी अपने पास N, और ये N हो गया। ठीक है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे? 1 2 3। इसको बेटा आप क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बन जाते हैं। तो दोनों कौन से बॉन्ड है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस प्रकार से कोवेलेंट का एग्जांपल। अब कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, मैंने बताया CH4 का जो मॉलिक्यूल आपने लिया। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हुआ अभी कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल।